करने का जो प्लान था उनका पूरे जम्मू कश्मीर को लेने का, उसको हम ना रोक पाते। कुर्बानियाँ जो हमारी बेशुमार हुई हैं ना रोक पाते, तो आज ये जो भारत का कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, ये भी है पाकिस्तान के जो लोग आए हैं, हिंदू सिख परिवार जो है, ये मार्शल लोग थे और नेशनल माइंडेड लोग हैं। ये बिल्कुल सही। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे लिए मुल्क जो है सबसे पहले है। वहाँ से आने के बाद भी जम्मू कश्मीर को बनाने में हमारे जो समाज है इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। पीओ के जेके को वापस लेंगे और आप लोग वापस जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे। सरकार तो झूठ बोलती है सो कि चाहे वो स्टेट सरकार ही चाहे गवर्नमेंट कंपटीशन मिले, हमारे बच्चों को सर्विसेज में, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिले ताकि वो भी पढ़ लिख के आगे आए, मेन स्ट्रीम में आ जाएँ। और तीसरा हमारी जो नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं हर्षपाल गुप्ता। 75 साल हो गए हैं देश का बंटवारा हुए, पाकिस्तान बने हुए, और उस वक्त खासकर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान ने किस तरह से हमारे कश्मीर के ऊपर हमला किया, जम्मू के ऊपर हमला किया, और बहुत सा हमारा हिस्सा वो वहां ले गए जिसे हम पीओजे के कहते हैं। जमीन ही नहीं जाती, जमीन के साथ साथ कितने घर हैं, कितने लोग हैं जो तबाह हो जाते हैं। वो ही हुआ। आज तक वो दर्द नहीं लोग भूले। इतने साल बीत जाने के बाद भी उन्हें हम शरणार्थी कहते हैं, उन्हें हम रिफ्यूजी कहते हैं। कि ठीक है, धारा 370 हटने के बाद जो वेस्ट पाकिस्तान से यहाँ आए थे उन्हें राइट्स मिले, लेकिन आज भी सरकार उनके लिए खामोश है जिन्हें शरणार्थी कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर से आए थे, जो जम्मू कश्मीर का हमारा हिस्सा था, जिन्हें ज़बरदस्ती अपने घर से बाहर निकाला गया था, जिन्हें ज़बरदस्ती अपनी ज़मीनों से बेदखल किया गया था, जिनके परिवारों को मारा गया, काटा गया, लूटा गया, उनकी बच्चों की, लड़कियों की इज्जत को भी लूटा गया। आज तक वो दुखी हैं क्योंकि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। ऐसी ही एक जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी है जो 1967 से लेकर 1967 से सरकार के साथ लड़ रही है, अप्रोच कर रही है कि हमें हमारे राइट्स मिले जाए। मुझे याद है 1967 में वचन सिंह पंछी एक बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने ये संस्था बनाई थी। उनका एक नाम था जम्मू कश्मीर के अंदर, फायर ब्रांड नेता। यहां खड़े हो जाते थे, दुनिया उनके साथ खड़ी होती थी। जो बोलते थे लोग सुनते थे। तब से लेके आज तक ये संघर्ष चल रहा है। तो आज हमारे साथ हैं गुरदेव सिंह जी। आज जो एक्शन कमेटी है ये उनके प्रेसिडेंट हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी क्या प्रॉब्लम है, ये क्या कहना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं सरकार से। गुरदेव सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शरणार्थी शब्द ही एक ऐसा है जो दिल को बहुत चुभता है, बहुत तकलीफ करता है, और आप के नाम के साथ शरणार्थी ऐसा जुड़ गया है जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या चाहते हैं आप सरकार से, सरकार की किस तरह से मदद चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो पीपी न्यूज़ लाइन का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें बुलाया यहाँ पे हमारी बात सुनने के लिए, और ख़ासकर उन लोगों की बात जिन लोगों के साथ बहुत जुल्म हुआ है, जो 40,000 से लगभग औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े, जवान जो इस पार्टीशन का बेंच चढ़ गए हैं, और जिनके साथ बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी हुई है, मैं समझता हूँ। और जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के इस हिस्से को जो हमारा हिंदुस्तान के पास है, इसको बचाने में बहुत बड़ी सहायता की है, तो मैं यहाँ तक कहूँगा अगर हम लोग जो पीओजे से आए हैं, अगर हम लोग पाकिस्तान का जो एडवांस था आगे बढ़ने का, जो प्लान था उनका पूरे जम्मू कश्मीर को लेने का, उसको हम ना रोक पाते। कुर्बानियाँ जो हमारी बेशुमार हुई हैं ना रोक पाते, तो आज ये जो भारत का कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, ये भी है पाकिस्तान के पास होता। तो अफसोस की बात है कि उन लोगों के साथ सबसे बड़ी बेइंसाफ़ी ये हुई है कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी जायदाद की वो बन जाती है, ये नुकसान होता है। लेकिन जब इज्जत लूटी जाए वो सब कुछ इंसान का जो ख़त्म हो जाता है। और हमारे लोगों के सामने
हमारी बेटियों की रेप हुए, उनको हमारे सामने उठा के ले गए और हमारे लोगों ने खुद घरों में बंद करके छोटे बच्चों को, बेटियों को अपने हित बचाने के लिए घरों में आग लगा दी। बेशुमार जुल्म हुए हैं और उन लोगों के साथ जो पहली सरकारें थी, कहीं हिंदुस्तान की तारीख में उनका नाम नहीं मिलता और ना ही उनके साथ कोई इंसाफ हुआ है। तो ये जो आपने बात कही कि शरणार्थी को कैसा महसूस करते हैं, तो ये एक बात के एक टैग लग गया हमारे ऊपर। हम इस टैग को एक्चुअली देखिए, हम जो लोग POJK से जो लोग आए हैं, हिंदू सिख परिवार जो है, ये मार्शल लोग थे और नेशनल माइंडेड लोग हैं ये। बिल्कुल सही। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे लिए मुल्क जो है सबसे पहले है, बाकी चीज़ें बाद में है। तो हम तो उन लोगों में नहीं हैं जो सरकारों को लूटने का जिनकी आदत है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई कम से कम सरकार जो है, जो जायज़ हमारा हक बनता है, ये सरकारों को एक मॉरल ड्यूटी होती है कि जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो अपने सब्जेक्ट्स को, अपने लोगों को रिहेबिलिटेट करना उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनली और मॉरल बाइंडिंग होती है। तो उसी के तहत हम कहते हैं कि भाई जो हमारा राइट बनता है, हक बनता है, जो पिछली सरकारों ने नहीं किया, तो हम वो शरणार्थी टैग को हटाने के लिए वो लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं और हम इसको हटा के हम मेन स्ट्रीम, भारत की जो मेन स्ट्रीम है उसमें हम लोग आना चाहते हैं। हम इस लफ्ज़ को कोई अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन सरकारें ऐसी हैं कि जिन्होंने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया है कि इन लोगों के कोई मसाइल हैं, कोई प्रॉब्लम हैं, इशूज़ हैं, या जिन लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी की है और इनकी कोई कंट्रीब्यूशन है। वहाँ से आने के बाद भी जम्मू कश्मीर को बनाने में हमारे जो समाज है, इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आज भी हम देखिए बॉर्डर पे जितने लोग हैं उसमें 60% लोग हमारे रहते हैं बॉर्डर में। नौशहरा से देखिए, पुंछ से देखिए, कठुआ तक हमारे लोग बॉर्डर में रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये लफ्ज़ जो है ये हटना चाहिए, ये टैग हटना चाहिए हमारे। बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर बहुत दुख होता है और खासकर अपने ही देश में रह के हम शरणार्थी बनते हैं, चाहे वो कश्मीर के माइग्रेंट्स हो, चाहे कोई हो, बड़ी दुख की बात है। तो इस वक्त जबकि 370 हट गई और 35 हट गया, तो सरकार ने बहुत सी घोषणाएं भी की हैं, जिसमें से जो वेस्ट पाकिस्तान से जो आए थे उनको तो पूर्ण यहाँ की सिटीजनशिप मिल गई है, सब कुछ मिल गया है। अब आपके पास तो सिटीजनशिप पहले ही थी, क्योंकि आप तो बिल्कुल थे। मसला अब इसे आपका यह है कि आपको वो मदद जो उनको सरकार ने देनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिली। आपके जो बच्चे हैं, यूथ है, उनको आगे नौकरी के लिए प्रॉब्लम आनी है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रही, जबकि इतनी बड़ी लिस्ट सरकार ने निकाली है रिजर्वेशन की, उसमें से आप कहीं भी नहीं है। लेजिस्लेचर में आपका कोई नहीं है। आप ये चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को सामने लाया जाए। बिल्कुल। बात यह है जी कि जब हम लोग वहाँ से यहाँ पे आए तो सरकारें जो थी उस वक्त की, उनका पहला काम ये बनता था कि वो हमारे रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए जी, कितने लोग वहाँ से आए, कितना उनका नुकसान हुआ, कितनी जायदाद थी, वो रजिस्ट्रेशन जो मुफ्त का काम करना सरकार ने वो नहीं किया। तो आज तक सरकार के पास ये डाटा नहीं है कि कितने लोग 1947 में आए, कितनी जायदाद थी, कितने लोग मारे गए, उनका नहीं रहने। ये जो मैं आपको फिक्र बता रहा हूँ, ये जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, इलाका वाइज किसी ने कहा कि मेरे गांव में 300 घर था, उसमें इतने लोग मारे गए, वहाँ इतने मारे गए। बट डिफरेंट इलाकों से जो रिपोर्टें ही जब उनको असेंबल किया, इकट्ठा किया, तो हमने ये देखा कि 40,000 से ज़्यादा हमारे लोग मारे गए। तो 1900 हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर शरणार्थी कमेटी, इसकी जो संस्था बनाने से पहले तक सरकार ये कहती थी कि हम आपको POJK को वापस लेंगे और आप लोग वापस जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे, ज़मीनों में जाएंगे। तो जब हमने देखा कि 1965 की बार हो गई, 71 की बार हो गई, उधर मीरपुर में मिराला डैम बन गया बहुत बड़ा, सारा मीरपुर का इलाका जो था वो पानी के नीचे आ गया। तब हमने सोचा सरकार तो झूठ बोलती है, सोचती चाहे वो स्टेट सरकार थी चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, तो झूठ बोलती है। हमें चाहिए कि कम से कम उसमें एक प्रॉब्लम होती जो हमें ये मजबूर किया, जिसने हमको ये संस्था बनाने के लिए, उसमें ये था कि हमारा जो एस्टवाइज जम्मू कश्मीर का विधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें प्रोविजन रखा था कि जो लोग 47 में माइग्रेट करके यहाँ से पाकिस्तान या POK में चले गए हैं, वो लोग जब भी लीगली वापस आएंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको रिस्टोर सरकार उसका कस्टोडियन एक डिपार्टमेंट बना दिया, बिल नंबर 14 लाया उसके लिए। वो बिल नंबर वो बाद में 83 फारूक अब्दुल्ला में पहली बार। तो हमने सोचा अगर वो लोग आना शुरू हो गए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम तो फिर शरणार्थी बन जाएंगे। तो हमें मसल से जद्दोजहद करनी चाहिए, कम से कम जो छोटी मोटी ज़मीन मिली हमें, तो ये तो कम हमारे पास बैठने के लिए जगह तो होनी चाहिए।
तो उस वक्त ये सब बातें जो थी इनको मद्देनजर रख के तो हमारे बुजुर्गों ने एक संस्था बनाई जो मुनज़्ज़म ढंग से जद्दोजहद हमने शुरू की। उसमें जो मुद्दे, बेसिक मुद्दे जो ये थे कि नंबर 1 कि हमारा जो कंपनसेशन, हमारी जायदाद जो रह गई है BOJ में, उसका कंपनसेशन मिले, हमारे बच्चों को सर्विसेज में, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिले ताकि वो भी पढ़ लिख के आगे आएँ, मेन स्ट्रीम में आ जाएँ। और तीसरा हमारी जो लेजिस्लेटिव उसमें जो हमारी अपनी सीटें जो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड हैं हमको, तो वो हमें मिलनी चाहिए, जितनी भी बनती हैं वो मिलनी चाहिए। तो ये बातें लेके हमने जद्दोजहद शुरू की थी। लेकिन ये मुद्दे आज भी हमारे वहीं के वहीं हैं, वहीं के वहीं हैं। ठीक है, हमने कोई प्राप्त नहीं की, जैसे हमें ज़मीन अलाटमेंट हुई, अलाटमेंट ज़मीनें हुई, जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी ज़मीन नहीं मिली। उसके ऊपर जो वैक्यू प्रॉपर्टी थी, सरकार ने हमारी जद्दोजहद की वजह से उन्होंने वो एग्री रिफॉर्म एक्ट में सेक्शन 3A डाल के कुछ उसमें हमको ऑक्यूपेंसी टेनेंसी राइट्स जिसको बोलते हैं हम, वो दिए, जिसके साथ हम अपनी ज़मीन जो है वो बेच सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। जो स्टेट लैंड अलाट हुई थी उसकी प्रॉपर्टी राइट्स भी हमें मिले, कोई इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन ज़मीन जितनी मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिली। जितनी ज़मीन खाली हुई थी वो सब ज़मीन जो अनवांटेड लोग जो थे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो पॉलिटिकल लोग थे, या इलीगल ऑक्यूपेंट लोग थे, उन आज तक उनके कब्जे में वो ज़मीनें हैं। तो कस्टमर प्रॉपर्टी को देखने लगे, हमारी जो डेफिशिएंसी थी, जो हमको लीगली सरकार ने अलाउड की थी। मिसाल के तौर पर सरकार ने कहा कि जो 4 मेंबर से ज़्यादा उनको 32 कनाल ज़मीन मिली, लेकिन 32 नहीं मिली, 20 ही मिली है, 12 नहीं मिली। ये नहीं कि ज़मीन गवर्नमेंट के पास नहीं थी, ज़मीन थी, लेकिन उन्होंने दी नहीं, हमको परवाह नहीं की, ध्यान नहीं दिया उन्होंने। वही ज़मीन 65 के रिफ्यूजी को मिली है, हम तो बहुत पहले उनसे आए हैं। अगर नहीं थी तो उनको कहाँ से मिली है ज़मीन? तो ये 3 मुद्दे हमारे जो थे, ये जिनको हमने लेके लड़ाई लड़ी। बाकी उसमें छोटे छोटे मुद्दे जुड़ते गए और भी जुड़ते गए। जैसे हमारे, जैसे जब हमारे कैंप डिस्पर्स हुए तो सरकारों ने राइट फ्रॉम कठुआ से लेकर बॉर्डर तक, पहुँच तक लोगों को बैठा दिया, एवैक्यू प्रॉपर्टी के ऊपर घर बना दिए, टेंट्स लगा दिए। तो उन टेंटों की जगह फिर कच्ची झोंपड़ियाँ बनी, फिर पक्के घर बन गए। वो ज़मीनें आज भी जो है वो उन्हीं लोगों के नाम पे हैं, हमारे घर अपने नहीं है, बिल्कुल वो उन लोगों के नाम पे है। अभी 1 महीना पहले मैं 2 साल पहले गवर्नर से मिला था, मैंने कहा कम से कम ये तो आप कर दो कि घर के नीचे अगर 10 मरले या 15 मरले ज़मीन है तो वो हमारे नाम पे नहीं है, हम उसको मॉर्गेज नहीं कर सकते। बैंक से कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या उनको करने के लिए कोई लोन नहीं ले सकते। हमने 50 लाख के लोगों ने मेहनत करके घर बना लिया, घर बना दिया, लेकिन कीमत तो उसकी गवर्नमेंट की नजर में 500 रुपया है। 500, कभी भी 500 रुपया देके जमीन जोड़ी उनके नाम पे, किसी नाम पे जो जहाँ से पार्टीजन माइग्रेट कर गया था। तो हम अब 1 महीने पहले गवर्नमेंट, मैंने पेपर में पढ़ा कि उन्होंने कहा कि ठीक है जी हमको रेगुलराइज कर रहे हैं, वो नोटिफिकेशन निकालें। लेकिन मैंने 2 दिन पहले मैं एडिशनल सेक्रेटरी रेवेन्यू के पास किया था, तो मैंने कहा नोटिफिकेशन करता है या ऐसा ही है, कोई नोटिफिकेशन। मतलब गवर्नमेंट भी जो है लिप सर्विस जो दे रही है। बिल्कुल सही कहा। तो हमारे जो मेन मुद्दे जो है वो आज भी वही के वही है जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में, जम्मू के अंदर बहुत से छोटे 2-3, आपकी ज़मीन की बात कर रही हूँ, 2-3 मरले के मकान के लिए जगह दी है। उस वक्त दी थी जब सिंगल फैमिली, अब 3-4 फैमिली उस 4 मरले के घर में रह रही है, उनको राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं। वो सब वही के कस्टोडियन, उनकी जो जमीन है उसकी कस्टोडियन है ये। जो आपकी जमीन वहाँ है उसका कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कहा, उनके पास है ना, वो तो बिल्कुल सही कहा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी आप एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं 27 को, उसके बारे में बताएं, क्या करना है? देखिए उसमें जो 27 का प्रोग्राम, जो बेसिक हमारा जो निशान में ये था कि जितने भी, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी इसका एक बहुत पुराना नेटवर्क है और टाइम टू टाइम हम उसको रिवाइव करते रहते हैं। तो राइट फ्रॉम कठुआ से लेकर पुंछ तक जितने भी लोग हैं, तहसील लेवल की कमेटीज़ हैं या डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ हैं, तो वो सबकी ख्वाहिश है कि हमको कम से कम एक जगह इकट्ठा करो। एक तो हमारा आपस में वाकफियत हो जाएगी कि कठुआ का प्रेसिडेंट कौन है, ये सांबा कौन है, या और जोरी पुंछ का कौन है, सुंदरमणि कौन है। एक तो उसका ये हो जाएगा। एक हम उसमें सीधा लोग जो उसमें इन्वाइट करना चाहते हैं। उसका दूसरा मुद्दा ये था कि मैंने 1 से 1.5 साल पहले एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू की थी। बात यह है कि जब तक हमारा इशू जो है इसको कोई प्रोजेक्ट सही मैंने नहीं करता सरकार के पास, अब आपने 25 लाख की बात की थी या 30 लाख की बात की, मैं उसमें एक बात जोड़ूंगा। उसमें ऐसा था कि डॉक्टर मनमोहन से मुझे राइट फ्रॉम 1970 से लेके आज तक मुझे 4 प्रधानमंत्री को मिलने का मौका मिला है। इंदिरा गांधी जी के साथ पंछी यात्रा से मैं उनके साथ जाता था,
फिर उसके बाद मोरारजी भाई आए, उनके साथ मुलाकात की। फिर ये चंद्रशेखर के साथ, जिसे पंडित जी सरकार से उनके साथ बात की। इंद्र कुमार गुजराल के साथ बात की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिला हूँ मैं, 6 बार मिला हूँ मनमोहन सिंह जी। तो उनके मिलने के बाद ये 25 लाख और 30 लाख की जो बात थी, ये उन्हीं दिनों में बात हुई है। तो हमने उनको कहा कि कम से कम अगर मैं कंपनसेशन आप लोग नहीं दे सकते, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है, प्रॉब्लम है, सरकार को दिक्कत आती है, तो कम से कम इतना अमाउंट हमको दीजिए ताकि हम लोग उसको अपने सस्टेनेंस के लिए इस्तेमाल करके अपने बच्चों को भविष्य जो है वो बना सकें। हम इतना अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि एक फैमिली की 6 फैमिली बन गई। बिल्कुल। अगर आप लाख देते हो तो उसको कोई बनता है, जैसे 5.5 लाख हुआ, 5.5 लाख जो अभी हमें मिला है, ये एवरेज 6 फैमिली में डिवाइड हुआ है। तो 6 फैमिली डिवाइड हो, ये 90,000 की फैमिली में आता है। तो मैं पूछता हूँ कि 90,000 में आज के दौर में कौन सी फैमिली की एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारे जो 27 का जो प्रोग्राम के बारे में आपने बात की है, उसमें हम ये बात हाईलाइट करें कि मैं सबको बुला रहा हूँ, ये जो हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है, ये यहाँ के जितने हाई प्रोफाइल भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, इन्हीं की सरकार सेंटर में है। अगर ये इशू को प्रॉपरली राइट पर्सपेक्टिव में प्रोजेक्ट करेंगे, देखो मैं बात कहूँगा वो बात कुछ और है, अगर गवर्नमेंट का कोई अपना नुमाइंदा कोई बात कहेगा उसका वजन ज़्यादा होगा, उसका वो हमारी बात बनेगी उसमें। तो हम इसको ये हमेशा यही मजबूर करते आ रहे हैं कि भाई हमारे इशू को आप प्रोजेक्ट करो। हमने आपको हमेशा चुना है, सपोर्ट किया आपको, पहली सरकारों को किया, आपको भी किया है, तो हमारा इसमें कोई कसूर तो है नहीं। बताइए कसूर क्या हमारा कि हमको इग्नोर किया जा रहा है। तो इसमें वो जो सिग्नेचर कंपेयर है, जिसमें हमने कहा था कि जो कम 2-2.5 लाख सिग्नेचर जो है, कोई 1.5 लाख सिग्नेचर मेरे पास आ गए इस वक्त, तो बाकी 1 लाख के लगभग मुझे उम्मीद है कि उस मीटिंग में लोग ले आएंगे, कागज ले आएंगे। फिर मैं उनको सब बाइंडिंग करके उसके बाद 7-8 सेट बना के राइट फ्रॉम गवर्नर सिन्हा साहब को देंगे। तो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, शाह साहब के पास जाएंगे, होम मिनिस्टर के पास जाएंगे, जितने भी मुतल्लिका लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको कहेंगे। मैं जो मेरा मानना यह है कि जब किसी के पास इतना बड़ा परंदा 2-2.5 लाख का परंदा जाएगा, तो कम से कम ये पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा भाई ये क्या बात है, उसको हाईलाइट करने का एक तरीका जो मैंने समझा यही तरीका है। तो ये सब हम उसी जो मीटिंग है साइज की, वो छोटी मीटिंग, बड़ी मीटिंग नहीं होगी वो, उसी में, क्योंकि हमारे पास इतनी जराई नहीं है। तो हम तो अपने लोगों की सेवा करते हैं। यहाँ पर वो लोग भी हैं जिन 5.5 लाख मिला, तो लोगों ने 2-2 करोड़ रुपये बना लिया। हमारे लोग जो तंजीमों में काम करते 2-2 करोड़ रुपये बना लिया, तो वो लोग चेहरे भाई की, लेकिन उनकी चांदी हो गई। तो हमारा ये मकसद है उसमें कि हाईलाइट करना। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो शरणार्थी एक्शन कमेटी जिसको लेके आप चल रहे थे, मुझे भी आज सुन के बड़ा दुख हुआ कि मैं चूंकि पर्सनली भजन सिंह पंछी जी को जानता हूँ कि जो यहाँ भी जिस फील्ड में भी वो खड़े हो जाते थे उनका काम पूरा होता था, लेकिन उनके चले जाने के बाद अभी भी ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपकी मांगे मानी नहीं गई। उम्मीद करते हैं कि आपकी मीटिंग अच्छी रहेगी, उसके बाद आपकी अप्रोच रहेगी, तो आपकी ये मांगे पूरी होने के आसार हैं। तो आप हमारे स्टूडियो में ये सब बातें आपने बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों को बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।